हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग MCQs पर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि होगा पूरा का पूरा मैटर, पदार्थ और पदार्थ की प्रकृति पर। हमने इसके पहले केमिस्ट्री का पहला लेक्चर लिया था, जिसमें हमने पदार्थ एवं उसकी प्रकृति पर चर्चा किया था विस्तार से। मैटर एंड देयर नेचर, इस पर हमने अच्छे से विस्तार से चर्चा किया हुआ है। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे सबसे पहले देखें और यहां पर MCQs की प्रैक्टिस करें। मैं यहां पर डिटेल में MCQs की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक, जो थ्योरी छूटी हुई है वो यहां कवर हो जाएगी, मतलब कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए। क्या क्वेश्चन है? पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। साथियों, यहां पर जो भी क्वेश्चन आपको लाया हूं ये सब के सब व्यापम में पूछे गए प्रश्न हैं। व्यापम में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, MPSI में या MP पुलिस में या मेडिकल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा, उन्हीं प्रश्नों का संकलन है। और मैं आपको यहाँ पर किस तरीके से करा रहा हूँ आपको पता है। टॉपिक पढ़ाया, देन उसके MCQs, इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही आपको पढ़ना है। आपको इसी अप्रोच को पकड़ना है, तभी आपको सक्सेस प्राप्त होगी। ठीक, पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, देन प्रैक्टिस। टेस्ट लगाइए, क्विज लगाइए या फिर हमारे साथ लगिए। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो हमने पढ़ा था पदार्थ का भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। 5 हमने बताए थे। एक बताया था हमने सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, फिर प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारा भौतिक आधार पर वर्गीकरण था पदार्थ का। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो भौतिक आधार पर पदार्थों को इन भागों में विभाजित किया है, रासायनिक आधार पर इन भागों में विभाजित किया है। तो यहां पर प्लाज्मा जो है ये चौथी अवस्था है। 3 अवस्था आप लोग तो स्कूल में पढ़े हो, हर जगह पढ़े हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। उसके अलावा मैंने आपको बताया है प्लाज्मा, उसके अलावा मैंने बताया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। कैसा दिखता है? तो सर, हमने सॉलिड देख रखा है। कोई भी आसपास की वस्तु जो कठोर है वो सॉलिड हम बोल देते हैं, ठोस है। लिक्विड है, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए? द्रव हो गए, लिक्विड हो गए। और अगर गैस की बात करें तो एयर हो गया, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सभी गैस क्या हो गए? हमारे गैसीय अवस्था होगी। परंतु प्लाज्मा कैसे दिखता है? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, प्लाज्मा जो है एक जेली फॉर्म होता है, जेली जैसा दिखता है। आपको जब खांसी सर्दी होती है तो जो कफ होता है ना, जब आप कफ निकालते हो, है ना, थोड़ा गंदा है पर समझिए, वो कफ क्या होता है? वो ना तो सॉलिड होता है, ना तो लिक्विड होता है, ना गैस होता है। वो क्या होता है? एक जेली फॉर्म होता है। लगभग वैसा ही दिखता है हमारा क्या? प्लाज्मा। जो कि क्या होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, अत्यधिक ऊर्जा वाला है और उत्तेजित कणों से बना है और एक पॉइंट की आयनीकृत गैस के रूप में होता है। ये 3 पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चंस यहां से बने हैं। ठीक, उच्च तापमान के कारण सूर्य और तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है और ये एग्जाम्पल है। सूर्य और तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है अत्यधिक तापमान होने की वजह से। लाइटिंग में, फायरफॉल में, फ्लेम में और कॉमेट्स टेल में ये एग्जाम्पल है, यहां पर प्लाज्मा पाया गया है। हमारा प्रश्न क्या था? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा हो गई। अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भौतिक अवस्था में आवेशित कण, देखो पूछ लिया, ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का क्वेश्चन, इनमें से किस अवस्था में आवेशित कण पाए जाते हैं? तो ठोस में नहीं, द्रव में नहीं, गैस में नहीं, प्लाज्मा में आवेशित कण होते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, आवेशित कण पूछे किस अवस्था में है? तो प्लाज्मा। इसके अलावा अत्यधिक ऊर्जा वाला कण प्लाज्मा, उत्तेजित कण प्लाज्मा, आयनीकृत गैस प्लाज्मा। ऐसे कण अगर किसी पदार्थ में पाए जा रहे हैं तो वो प्लाज्मा अवस्था होगी, हो सकती है। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, आंसर इज प्लाज्मा डी। अगला, निम्न में से मिश्रण नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ है, पदार्थ को 2 अवस्था में विभाजित किया गया है, 2 आधार है, भौतिक आधार
रासायनिक आधार। भौतिक आधार 5 हमने बता दिया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 अवस्था हमने बता दी थी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, उसके अलावा हमने रासायनिक अवस्था बताई थी, ये वाली रासायनिक आधार। इसमें हमने पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया है। रासायनिक आधार पर हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यहां पर पहला क्या था, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा था अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और एक है अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो यहां सीधा सीधा अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण हमने बोल दिया कि सर अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हमने मिला दिया तो हम उसे मिश्रण बोल देंगे। ठीक है भैया, तो क्या है, निश्चित अनुपात में होंगे तो नहीं होंगे, यही चीज आपको यहां ध्यान रखना है कि ये निश्चित अनुपात में नहीं होंगे। शुद्ध पदार्थ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, एक है तत्व और एक है यौगिक। शुद्ध पदार्थ को आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। तत्व वो हैं जो आप आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को पढ़ते हो, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं जो कि प्योर हैं, प्योर सब्सटेंस हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, तत्व कहलाएंगे। और उस पूरे पीरियोडिक टेबल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, धातु, अधातु, उपधातु, ये हो गया तत्व। यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक अणु परमाणुओं को मिलाने पे, वो भी किसमें, निश्चित अनुपात में, ये चीज हमको यहां याद रखना है, निश्चित अनुपात में मिले होने चाहिए। क्या, निश्चित अनुपात में अणुओं को परमाणुओं को मिलाने पर जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो यौगिक कंपाउंड कहलाता है। ये निश्चित अनुपात में होंगे और मिश्रण निश्चित अनुपात में नहीं होंगे। अच्छे समझाया है, देखो वहां पर। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था क्या था एमपीएसआई का, निम्न में से मिश्रण नहीं है। तो देखो हवा जो है, हवा में कितने सारे गैसेस भरे पड़े हैं, उसके बाद धूल के कण भी हैं, वाष्प भी है, तो ये तो हो गया भैया मिश्रण। इससे तो बिल्कुल। पारा, पारा क्या होता है, आप लोग मरकरी देखे हो, मरकरी। अब मरकरी हमारे 118 एलिमेंट तत्वों में से एक एलिमेंट है, और अगर हमने एलिमेंट की बात की, तत्व की बात की, तो सर ये प्योर पदार्थ है, इसमें किसी भी चीज का मिक्सिंग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सर आंसर यही होना चाहिए, पारा होना चाहिए। हमारा आंसर क्या होगा, पारा, Hg जिसे बोलते हैं। ठीक, दूध भी एक टाइप का क्या है, मिश्रण है, सीमेंट भी एक टाइप का मिश्रण है, परंतु पारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है, इसलिए हम लोग बोलेंगे आंसर हमारा पारा होगा, जो कि 118 एलिमेंट जो आवर्त सारणी में दिए गए हैं उनमें से एक है। अगला प्रश्न देखा जाए तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, तो मैंने बोला था बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो पदार्थ की क्या होती है, कण होती है। वो कण क्या है, एक परमाणु है। ये सब क्या है, ये परमाणु के भी छोटे मतलब भाग हैं। मैंने आपको बताया था परमाणु में 35 से अधिक चीजें पाई जाती है, और मुख्यतः परमाणु 3 चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये परमाणु के भी पार्ट्स हैं, लेकिन अगर प्रश्न बनेगा सबसे छोटा कण क्या है, तो परमाणु है, ये आपको लिखना है। ठीक, इसे नोट कर लो, ये इतने बार आ चुका है जेल प्रहरी में, है ना, वन विभाग में, तो इसे ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग अगर बेसिक क्लियर कर लेंगे तो हमको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा है, और आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर मजा आ रहा है, ये तरीका भी मजा आ रहा है। आप थ्योरी पढ़ाते हो, फिर क्वेश्चंस कराते हो, फिर उसके बाद पीडीएफ, आप ऐप डाउनलोड करो, पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगी, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मिल जाएगी, बाकी की चीजें भी वहां पर अवेल कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि परमाणु सबसे छोटा कण है। कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, किसमें होती है, आपको पता है कि सभी के सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, तो वो कोई भी पदार्थ हो वो कणों से ही तो बना है। कण, महर्षि कणाद ने बताया था कि सबसे छोटी यूनिट होती है कण, कणों से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कणों को मिला मिला करके पदार्थ बना, और पदार्थ से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना। ठीक,
तो यहां पर बोल रहा है कि कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित किसमें होगी, तो इसका क्रम याद कर लो। सबसे ज्यादा क्रमित होगी ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। तो आंसर आपका होगा ठोस पदार्थों में कणों की व्यवस्था। वो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, कोई भी ठोस है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं इस तरीके से। यहां मॉलिक्यूल क्या है, यहां हिल भी नहीं पा रहा है, ठोस में हिल भी नहीं पा रहा है, परंतु गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। जल के मॉलिक्यूल जो है, जल हमारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया, उसके भी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो बढ़िया आराम से फ्लो कर पाते हैं, है ना। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल्स निश्चित जमे हुए हैं, जमे ठमे हैं। तो सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ये क्रम याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हमने अभी मिश्रण पढ़ा। मिश्रण क्या है, मिक्सचर, जो कि प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। अब मिक्सचर में हमको क्या देखना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। क्या मिश्रण निश्चित संयोजक रखते हैं तो गलत है, कंपाउंड रखते हैं, यौगिक रखते हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये इसका यौगिक है, ठीक। क्या समजाती होते हैं, समजाती विसमजाती दोनों होते हैं, ठीक। अगर आप जल में नमक घोल दो, ठीक, एक तो इस टाइप का भी मिक्सचर हो गया, पूरी तरीके से मिक्स हो गया, और एक हो गया गेहूं में चने मिला दो, तो वो अलग, उसको आप अलग कर सकते हो बीन बीन के। लेकिन नमक को आप इस तरीके से वाष्पन करना पड़ेगा अलग करने के लिए। तो समजाती विसमजाती दोनों होते हैं, ठीक है। अपने संघटकों से अलग गुण रखते हैं। अब चने को गेहूं में मिला दोगे तो क्या कोई नई पदार्थ बन गई, तो नहीं बनी, ये भी गलत। तो आंसर है यह सरल पदार्थ के रूप में अलग किए जा सकते हैं। गेहूं से चने को हम बीन करके अलग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो आंसर ए होगा। मिश्रण के संदर्भ में आपने बता दिया। यहां पर आपको ये बताया ही मैंने, मिश्रण क्या है। मिश्रण मतलब अशुद्ध पदार्थ, मिक्सचर है जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से बनता है, ठीक, और निश्चित अनुपात में नहीं होगा। मिश्रण का यही आपका खासियत है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो इसके अणुओं की गति तेज हो जाती है, ये आपको सीधा याद रखना है। ऊर्जा कम हो जाती है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है उसमें, काइनेटिक एनर्जी। भार बढ़ जाता है, ऐसे कैसे भार बढ़ जाएगा, भार कम हो जाता है, नहीं, तो गति बढ़ जाती है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, 6 के बाद 7, दिए गए उदाहरण में से कौन सा द्रव्य नहीं है। द्रव्य क्या होता है साथियों, द्रव्य मतलब होता है मैटर, मतलब होता है पदार्थ, ये याद रखोगे। द्रव्य मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान हो, मास हो, और उसका खुद का आयतन हो, मतलब वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, मतलब उसका वॉल्यूम हो। तो ऐसे वस्तुएं द्रव्य कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी। उसके बाद इसकी 3 अवस्था आपने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथी और पांचवी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि द्रव्यमान हो, आयतन हो, उसको हम लोग द्रव्य बोल सकते हैं, ठीक। अब ये बोल रहा है इनमें से कौन सा द्रव्य नहीं है, तो हवा क्या द्रव्य है। क्या आप हवा को भरते हो, आपकी टायर में हवा जाती है, तो क्या टायर फूल जाता है, मतलब वो वॉल्यूम घेर रहा है, मतलब स्थान घेर रहा है। तो बिल्कुल सर, इसका मास भी होता है, द्रव्यमान भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। मृदा में भी अगर आप मिट्टी की बात करो तो मास है, द्रव्यमान है, वॉल्यूम भी है। और अगर आप जल की बात करो तो जल का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और वो स्थान घेरती है। तो प्रकाश इसका आंसर होगा। प्रकाश का ना तो द्रव्यमान है ना तो स्थान घेरती है, तो प्रकाश द्रव्य की अवस्था में नहीं आएगा। आंसर लाइट। अगला प्रश्न करवा दिया हमने, गति तेज हो जाती है। समुद्र जल से सामान्य नमक को किस पद्धति से प्राप्त किया जाता है। समुद्र से नमक निकालते हैं, आपको पता है, महात्मा गांधी ने नमक कानून, नमक आंदोलन किया था, दांडी यात्रा की थी, समझ रहे हो। तो नमक कानून को तोड़ा था, दांडी यात्रा की थी,
किस लिए की थी? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, बहुत सारा टैक्स लगा दिया था हमारे नमक बनाने पे। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात कभी और करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि नमक को अलग करना है हमको, किस पद्धति के द्वारा? क्या सब्लिमेशन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, फिल्ट्रेशन? तो आंसर है वाष्पीकरण। सर लास्ट सेशन में हम लोगों ने पहले लेक्चर में यौगिकों का मिश्रण का पृथक्करण विधियां हमने पढ़ी थी, मिश्रण का, मिक्सचर का। कौन कौन सी विधियां थी सर? मिश्रण को पृथक करने की कुछ विधियां हमने पढ़ी थी। पहली विधि पढ़ी थी हमने इवापोरेशन, वाष्पन द्वारा। दूसरा हमने संघनन, कंडेंसेशन पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। चौथा आसवन, डिस्टिलेशन। और पांचवा वर्णलेखन, क्रोमेटोग्राफी। सर आपने लास्ट सेशन में समझाया नहीं था, अभी समझ लो, इसीलिए तो ये लेक्चर लेके आया हूं, समझ लो। वाष्पन क्या है? वाष्पन देखो कि जब किसी भी द्रव को वाष्पीकरण करें, मतलब उसको हीट देना पड़ेगा, द्रव को वाष्प बनाकर उड़ाने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। ठीक, ताप बढ़ाने से वाष्पन की गति बढ़ जाती है, ताप बढ़ाओ तो वाष्पन बढ़ जाएगा। पानी को गर्म करते हो, एक तरीके से पानी जो उड़ के वाष्प बन के उड़ जाता है, यही तो वाष्पन है। क्लियर है सर? इवापोरेशन क्लियर है। दूसरी विधि संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंस करना मतलब है ठंडा करना, कंडेंस मतलब है ठंडा करना, ठंडा करना। यहां हमने गर्म किया है, ठीक, गर्म करना, यहां पे ठंडा कर दो, कंडेंस कर दो। मतलब वाष्प अथवा गैस को, अगर कोई वाष्प या गैस है उसको ठंडा करो, ठंडा करके द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दो, इसी विधि को संघनन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बादल का निर्माण जो हो रहा है, एक तरीके से प्राकृतिक संघनन हो रहा है। यहां से वेपराइजेशन हो रहा है, वहां जाकर के क्लाउड मेकिंग हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, बादल का निर्माण हो रहा है, जो कि प्राकृतिक संघनन का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे नोट कर लो। आगे देखो, अगली विधि क्या थी? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? हम लोग किसी ठोस को जब गर्म करते हैं ना, तो वो द्रव अवस्था ना प्राप्त करे। ठोस जो है, ठोस अवस्था वाली जो वस्तु है, वो सीधे गर्म करने पे क्या बन जाए? सीधे गैस अवस्था बन जाए, मतलब वाष्प बन जाए, वाष्प। और वाष्प को कंडेंस करें हम तो वो ठोस बन जाए। देखो कितनी अच्छी बात किया, ठोस को गर्म किया तो क्या हुआ? सीधा वाष्प बन जाए। तो ठोस को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित करने की विधि, या ठंडा करने पर पुनः ठोस परिवर्तन की जो विधि है, मतलब अगर हम इसे वाष्प को ठंडा करें तो वाष्प जो है ठोस में, और ठोस को गर्म करें तो ठोस सीधे वाष्प में बदलने की इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कितना इजी है और इंपॉर्टेंट है कि किसी ठोस पदार्थ को सीधे गर्म करके वाष्प में, या वाष्प को ठंडा करके सीधा ठोस में, इन दोनों में से कोई भी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाएगी, सब्लिमेशन कहलाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला क्या है? आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। इसमें क्या करना है? इसमें साथियों वाष्पन और संघनन दोनों एक साथ होता है, ये ध्यान रखना है। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन एक साथ होता है। सर क्या बातें कर रहे हो, कैसे हो जाएगा? वेपराइजेशन भी हो जाए, वाष्पन, और कंडेंसेशन, संघनन, दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है। आपने एग्जाम्पल क्या देखा है? वर्षा। जो वर्षा हो रही है ना साथियों, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आसवन विधि का। कैसे? वर्षा होने के लिए क्या चाहिए? सर पहले तो वेपर बनना चाहिए, वाष्पीकरण होना चाहिए। पानी जो है समुद्र का, हमारे नदियों का, तालाब का, वो क्या हो रही है? गर्म होकर के वाष्प बनकर के ऊपर उठ रही है। पहला हो गया वेपराइजेशन, वाष्पन, और ऊपर जाकर के कंडेंस हो रही है, ठंडा हो रही है, संघनित हो रही है, तो यहां पर हो गया संघनन। और फिर उसके बाद वर्षा होगी। तो वर्षा होने के लिए वाष्पीकरण और संघनन दोनों होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को, इस विधि को आसवन कहते हैं। नोट कर लीजिए। अगला क्या था? वर्णलेखन, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? वर्णलेखन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये आधुनिक मेथड है, आधुनिक तकनीक ही है। किस लिए?
शोधन और पृथक्करण के लिए किसी मिक्सचर को या मिश्रण को अलग करना है हमें, उसकी आधुनिक तकनीकी जिसमें शोधन भी कर सकते हैं, पृथक्करण भी कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इसी को हम लोग वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है, मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने में उपयोगी और अधिशोधन क्षमता भिन्न होती है। मतलब कि उपयोगी तो है पृथक्करण करने में मिश्रणों के अवयवों को, जिसकी अधिशोधन क्षमता अलग अलग हो। मतलब एग्जाम्पल देखो, जब अगर कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ अपने बॉडी में इनहेल कर लेता है तो उसकी ब्लड में वो नशीला पदार्थ क्या होता है, मिलना चालू हो जाता है। अब इस मिक्सचर को अलग करना है तो बहुत टफ है, समझ गए। इस मिक्सचर को अलग करने के लिए, पृथक्करण करने के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी विधि का यूज करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल याद कर लोगे। इसके अलावा जो डाई लगाते हैं, डाई में जो रंग यूज करते हैं उसको भी पृथक कर सकते हैं इसके द्वारा। प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को भी पृथक किया जा सकता है, नशीले पदार्थों को भी हम लोग अलग कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है और ये 5 विधियां याद रखना है जो कि क्या है, मिश्रण को पृथक करने की 5 विधियां हैं। ठीक, तो यहां पर इसे नोट कर लोगे ये सारी विधियों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या था, समुद्र से नमक को अलग करना है तो वाष्पीकरण, 10वां क्वेश्चन आज का। ये चीज ध्यान रखोगे। ये देख रहे हो आइस है आपका, आइस को हमने क्या किया, आइस को हमने गर्म किया, सीधा गैस बना दिया तो सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विधि। और अगर हमने इसे मेल्ट कर दिया है ना, तो ये क्या हो गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड को इवापोरेट, वाष्पीकरण कर दिया तो हमने गैस बना दिया, ठीक है। और इसी को कंडेंसेट कर दिया तो लिक्विड बन गया। और इसी को गैस को सॉलिडिफाइड कर दिया, सॉलिडिफिकेशन, तो हम लोग बोल देंगे सॉलिड बन गया। तो क्या क्या प्रोसेस बन गई, सब्लिमेशन, इधर से बन गया सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, इधर क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन, और इधर क्या बन गया, मेल्टिंग। ये आपको याद रखना है। सॉलिड से गैस में ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, लिक्विड से गैस में बना रहे हैं तो इवापोरेशन, वाष्पीकरण, गैस से लिक्विड बना रहे हैं तो कंडेंसेशन, संघनन, गैस से सॉलिड बना रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन, ठोस, ठीक, और मेल्टिंग हो गया, मतलब हमने मेल्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस गलता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उबलता है, या सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको बताया था ठोस जो है वाष्प में और वाष्प जो है ठोस में सीधा परिवर्तित हो जाए, गर्म करने पर वाष्प में और ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित हो जाए तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है। कौन सा इसमें से पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन को दर्शाएगा, तो आंसर लिख लो साथियों, आयोडीन। बाकी ऊर्ध्वपातन को ये आपको याद करना है, रट लो। आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को दर्शाता है, मतलब आयोडीन को सीधा का सीधा हम लोग गैस में बदल सकते हैं, ठोस से। अगला क्वेश्चन 12वां, वर्ण लेखन विधि किसके शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है, ठोस, द्रव, गैस या उपरोक्त सभी, तो आंसर कर दो सभी। वर्ण लेखन सभी के लिए प्रयोग किया जाएगा, नोट कर लो। ठीक, इतना हमने कर लिया 12 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है, क्यों। एमपीएसआई का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। साथियों सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है धरातल पर, यहां पर ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं तो क्या कम हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब, जो वायुमंडलीय दाब है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से, वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, क्वथनांक कम हो जाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यहां पर आप नोट कर लीजिए कि अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं, एक रिलेशन याद कर लीजिए, अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो किसी वस्तु का, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। और अगर हमने दाब को कम किया तो ये क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, ये चीज आपको नोट कर लेना है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है ना साथियों, बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी द्रव का बॉयल होना, किस टेम्परेचर किस प्रेशर पर बॉयल हो रहा है, वो चीज होता है क्वथनांक। ठीक, तो अगर क्वथनांक क्या हो गया, दाब कम करने पे घट गया, तो वो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर उबलने लग जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गलत कथन का चयन करिए। इसमें से गलत कथन कौन सा है? कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, बिल्कुल सही है। कांच में आवेशित कण मतलब चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं हो पाता है, जिससे कि ये सुचालक नहीं कुचालक है, करंट नहीं लगेगा कांच से। चलिए, जल का क्वथनांक पहाड़ों पर 100 डिग्री से कम होता है। ठंडा जल गर्म जल की तुलना में हल्का होता है। वाह भैया, ऐसी बातें कर रहा है कि ठंडा जल जो है गर्म जल की तुलना में हल्का होता है। ऐसा कभी देखे हो? हमेशा याद रखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी वस्तु को गर्म करते हैं, तो उसका जो द्रव्यमान है वह कम होता चला जाता है। जैसे पानी जो है गैस में बदलना चालू हो जाता है, वाष्प में बदलने लगता है, मतलब उसका द्रव्यमान कम हो रहा है। तो यहां बोल रहा है ठंडा जल, तो ठंडा जल भारी होगा गर्म जल से, नोट कर लोगे। ठोस का सीधा गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक, तो बिल्कुल सही है। ठीक, तो आंसर क्या होगा हमारा? ये वाला। ये वाला हमने पहले ही अभी पिछले क्वेश्चन में देख लिया। तो आंसर इज सी, ठंडा जल गर्म जल की तुलना में हल्का होता है। ये कथन क्या है? गलत है। ये नोट कर लो। सबसे हल्का तत्व क्या होगा? तो साथियों, मैं तत्वों का एक पूरा लेक्चर लूंगा, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, उसमें बताऊंगा हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान जो है वो सबसे कम होता है, वो सबसे कम होता है। ठीक, बाकी का द्रव्यमान हाइड्रोजन से अधिक होगा। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होगा, क्योंकि द्रव्यमान इसका सबसे कम है। ये सब देख लो, जेल प्रेरी में आया हुआ है। जल का उच्च क्वथनांक निम्न के कारण से है। जल का उच्च क्वथनांक का कारण बताना है। क्वथनांक का मतलब बार बार बता रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल होना। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इसमें इतना क्वथनांक क्यों है? उच्च क्वथनांक का कारण बताना है। तो क्या होगा? इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा, हाइड्रोजन बंध, उच्च पैरावैद्युत स्थिरांक, निम्न वियोजन स्थिरांक। आंसर लिख दो, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध H2O, यही होता है वाटर। ऑक्सीजन जो है एक नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इसकी ऋणावेश बहुत ज्यादा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा है। और हाइड्रोजन के साथ ये बंध बनाया हुआ है, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं इसको। ठीक, तो हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या हो रहा है? इसका क्वथनांक काफी ज्यादा है। आंसर ये लिख दोगे, मतलब उच्च क्वथनांक का कारण हमने बता दिया, हाइड्रोजन बंधन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है? रासायनिक परिवर्तन क्या? केमिकल रिएक्शन। ये पूछ रहा नहीं दर्शाता है, ये हमको ध्यान रखना है। हम लोग जल्दीबाजी में दर्शाने वाले कर देते हैं, पहला आंसर मार दो।
मोमबत्ती का जलना ये केमिकल रिएक्शन है, फिजिक्स में मैंने पढ़ाया है। जब आप मोमबत्ती को जलाते हो तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ठीक। पानी से बर्फ बनना ये बिल्कुल सही है। पानी भी H2O है, बर्फ भी H2O है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। ये पानी है और ये बर्फ है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन दोनों में नहीं हुआ। दोनों का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? रासायनिक सूत्र H2O। तो आंसर यही होगा हमारा, पानी से बर्फ का बनना। लोहे का कील में जंग लगना और खाने का पकना, इन दोनों में और फर्स्ट वाले में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उनके फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं। तो ये हमको आंसर रखना है, पानी से बर्फ का बनना। अगला प्रश्न देखें 18वां। एक द्रव निश्चित ताप पर वाष्प में बदलता है, इसे जाना जाता है। द्रव मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं, द्रव का मतलब होता है मैटर, जो कि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। अगर कोई भी वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरे, उसी को हम क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ये रट लो। ये बोल रहा है क्या? निश्चित ताप पर वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? क्या वो वाष्पीकरण है, क्या उबलना है, संघनन है, ऊर्ध्वपातन है? तो साथियों इसे याद कर लोगे, उबलना। कैसे? अब यहां पर देखो, ताप बढ़ा रहे हैं तो वाष्प में कौन बदलेगा? उबलने के बाद ही तो वाष्प बदलेगा, उबलने के बाद ही तो वाष्प बनेगा। तो आंसर क्या होगा? उबलना। 18 का बी। 19 का देखो, द्रव का क्वथनांक किसके साथ बढ़ता है? वाष्पशीलता बढ़ाने पर, वाष्पशीलता घटाने पर, अंतराणुक बल घटाने पर, वायुमंडलीय दाब घटाने पर। तो इसमें सबसे पहले एक नोट लिखोगे, यहां पर नोट लिख लो, क्वथनांक। अगर किसी को टफ लग रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करे, पढ़ाई अच्छा करे। क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके? वाष्पशीलता के, वाष्पशीलता के। मतलब अगर वाष्पशीलता बढ़ाओगे तो क्वथनांक घट जाएगा, वाष्पशीलता को घटाओगे क्वथनांक बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे आपको ध्यान रखना है कि क्वथनांक वाष्पशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। तो यहां पर अगर हमने वाष्पशीलता घटाई तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। आंसर क्या हुआ? बी। वाष्पशीलता घटाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अणुओं की गति में द्रव की कौन सी अवस्था में अधिकतम यादृच्छिकता होती है? अगला प्रश्न है हमारा 20वां। अणुओं की गति में द्रव की कौन सी अवस्था में अधिकतम यादृच्छिकता होती है? ए ठोस द्रव, बी है द्रव, सी है गैस, या प्लाज्मा? तो आंसर बोलोगे, यहां पर बोल रहा अधिकतम यादृच्छिकता। यहां पर अधिकतम यादृच्छिकता होगी किसके लिए? गैस के लिए। तो ये आपको नोट कर लेना है, यादृच्छिकता गैस की होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें अंतर आणविक बल सबसे कम होगा। कारण लिख लो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल कम होने की वजह से यादृच्छिकता अधिक होगी गैस में। अगला प्रश्न देखेंगे, पानी के क्वथनांक पर पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है, पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, क्वथनांक वाष्प दाब पर निर्भर नहीं करता है। आंसर हो जाएगा पानी का वाष्प दाब। जो पानी का वाष्प दाब है, मतलब पानी का वाष्प में बनना किस दाब पर? तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय दाब पर ही पानी वाष्पीकृत होता है। इसे नोट कर लो। तरल का मतलब क्या होता है? तरल, तरल मतलब होता है इंग्लिश में फ्लूइड।
क्या होता है? फ्लूइड। और तरल को दो प्रकार से आप जानते हो, एक तो द्रव और एक तो गैस। मतलब लिक्विड को भी हम लोग तरल बोलते हैं और गैस को भी हम लोग तरल बोलते हैं या फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड दो अवस्था में पाई जाती है, या तो वो द्रव होगी या तो गैस होगी, इनको ही हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। गैस को भी बोल देंगे और द्रव को भी बोल देंगे। तो तरल क्या हुआ? तरल दोनों हुआ, द्रव और गैस दोनों हुआ। अगला प्रश्न, गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित कौन होता है? ठोस, द्रव, गैस या ठोस द्रव दोनों? तो आंसर हो जाएगा गैस। गैस को अगर हम गर्म करते हैं तो वो बहुत जल्दी फैलता है, प्रसारित होता है, ये क्वालिटी गैस में पाई जाती है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा गैस, जो कि पुलिस कांस्टेबल में आया है। तो आई होप आज के पूरे 25 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप कमेंट करिए, आप और मोटिवेट करिए हमें, ठीक है? तभी हम आपके लिए और कंटेंट लेकर के आएंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। सारे पीडीएफ ऐप पर मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे। ऐप पर आपको पटवारी का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, उसे आप अवेल करिए। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज हमने बना रखा है। बाकी के सोशल मीडिया से भी जुड़ जाइए, ठीक? जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।